नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज हम अपनी पॉलिटी लेक्चर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 13 पे पहुंच गए हैं, जो कि लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 13 है, फेडरल सिस्टम, संघवादी ढांचा। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि संघवादी ढांचा क्या होता है, ठीक है, इसका क्या प्रोसीजर होता है संघवादी ढांचा का, ठीक है। So, is political scientists have classified government into unitary and federal on the basis of the nature of the relationship between the national government and the regional governments. देखिए, जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनको बोलते हैं, वो किसी देश की भी राज्य व्यवस्था को, राजनीति को, पॉलिटिक्स को या गवर्नमेंट को दो तरीके से देखते हैं। वो उसके नेचर को दो तरीके से डिफाइन करते हैं कि यूनिटरी नेचर है या फिर फेडरल नेचर में है। और ये डिफाइन होता है कि वहाँ की जो रीजनल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके केंद्र सरकार के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, संबंध कैसे हैं, ठीक है। By definition, a unitary government is one in which all powers are vested in the national government and the regional government. If all at all exist, derive their authority from the national government. A federal government, on the other hand, is one which power are divided between the national government and the regional government by the constitution itself, and both operate in their respective jurisdiction independently. देखिए, यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है उसमें पूरी की पूरी पावर जो होती है सेंट्रलाइज होती है, एक तरीके से सेंटर के पास सारी पावर होती है। ऐसे ही फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पे सेंट्रल के पास पावर के साथ साथ जो स्टेट हैं उनके पास भी पूरी अपनी अलग अथॉरिटी होती है, पूरी पावर होती है। जैसे अमेरिका जो है एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फेडरेशन का, संघवाद का। जो 48 स्टेट हैं यूएस के, उनके बीच में एक एग्रीमेंट है और उन सब हर एक स्टेट का अपना खुद का भी एक सुप्रीम कोर्ट है। हर एक स्टेट का खुद का जुरिसडिक्शन अपने हिसाब से चलता है, लेकिन वो सारे एग्रीमेंट के तहत जुड़े हुए हैं, इसलिए वो एक फेडरेशन, एक कंट्री की तरीके से पूरे को देखा जाता है, ठीक है। इन द अदर हैंड, हम ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन एंड सो ऑन हैव द यूनिटरी मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। वाइल द ये देखो, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, ये जो हैं, ये सारी कंट्रियाँ जो हैं, ये यूनिटरी फॉर्म की गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है, सारा का सारा कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार के पास होता है। जबकि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उसे क्या बोलते हैं, रशिया, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड सो ऑन हैव द फेडरल मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। जबकि ये जो कंट्रियां हैं, इस यहाँ पे संघवाद चलता है, ठीक है। इन अ फेडरल मॉडल, द नेशनल गवर्नमेंट इज नोन एज द फेडरल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट or the union government, and the regional government is known as the state government or the provincial government. The specific feature of the federal and unitary government are mentioned below in the comparative manners. The term federation is derived from the Latin word foedus, which means treaty or agreement. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यूएस की जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट है, ठीक है, 48 स्टेट के बीच में एग्रीमेंट है, इस वजह से वो एक फेडरल कंट्री है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। तो जो फेडरल वर्ड है, फेडरेशन वर्ड है, इसका मतलब होता है, ये लैटिन भाषा के फेडस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब ये होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट, कोई संधि या फिर कोई अग्रीमेंट हुआ हो, ठीक है। दस a federation is a new state political system which is formed through a treaty or an agreement between the various units. The units of the federation are also by the various names like states, यूएस में इनको states बोलते हैं, कैंटन्स बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में प्रोविंसेस बोलते हैं, कनाडा में रिपब्लिक्स बोलते हैं, रशिया में, ठीक है। ये छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं, ये छोटी बड़ी कैसे भी यूनिट्स हो सकती हैं, अलग अलग इकाइयाँ हैं, उनके बीच में एक समझौता टाइप है, एक एग्रीमेंट टाइप है, एक ट्रीटी, एक संधि टाइप है, उसको मिलकर एक कंट्री का निर्माण होता है सॉरी, जिसको कि हम फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है। इनके भिन्न भिन्न एरियो में भिन्न भिन्न नाम है। जैसे स्टेट हम बोल देते हैं यूएसए के अंदर, कैंटन्स बोल देते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, प्रोविंस बोल देते हैं कनाडा के अंदर, और रिपब्लिक्स बोल देते हैं रशिया के अंदर, ठीक है। चलिए हम आगे कंपेयर करते हैं फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या सिमिलरिटीज होती है। अब हम फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट को थोड़ा कंपेयर करेंगे यहाँ पे। देखिए, ये जो फेडरल है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, दैट इज़ नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट, दोनों अलग अलग अपना फंक्शन करती हैं, ठीक है। ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है। यूनिटरी गवर्नमेंट जो है, ये सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है, ठीक है, और वो चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है, ना चाहे तो
ना भी क्रिएट करे तब भी चलता है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट जो काजी फेडरल है, ठीक है, हमारी जो है काजी फेडरल है, फेडरल भी है और दोनों का कॉम्बिनेशन है। फेडरल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। यूनिटरी में कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे फ्रांस में रिटन है, और उसे क्या बोलते हैं आपका जो जो ब्रिटेन है वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जो हमारी ये देखो, फ्रांस में हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में आपका रिटन नहीं है, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे क्या बोलते हैं यूनिटरी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, लेकिन फेडरल में ज़रूर होता है। डिवीज़न ऑफ पावर की बात करी जाती है बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। यहाँ पर डिवीज़न ऑफ पावर की बात नहीं करी जाती, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है फेडरल में। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम लाइक जापान, ठीक है, और मे नॉट भी सुप्रीम लाइक ब्रिटेन। ब्रिटेन में सुप्रीम क्या है, ब्रिटेन की सुप्रीम पार्लियामेंट है, ठीक है। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। यहाँ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिजिड का मतलब होता है इसको संशोधन करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, बड़ा टफ काम है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड भी हो सकता है जैसे कि फ्रांस में है, ठीक है। मे भी फ्लेक्सिबल भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में है, ठीक है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इधर हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं। हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जो फेडरल सिस्टम है। जुडिशरी में बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और नहीं भी इंडिपेंडेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। इधर बाई कैमरल लेजिस्लेशन की बात होती है। इधर लेजिस्लेशन में भी बाई कैमरल लाइक ब्रिटेन, यूनिकैमरल लाइक चाइना। यहाँ आपका बाई कैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है, मतलब एक सदन भी हो सकता है, दो सदन भी हो सकता है। जैसे कि ब्रिटेन में दो सदन है, चाइना में एक ही सदन है, लेकिन यहाँ पे दो सदन होते हैं, लोअर हाउस अपर हाउस होते हैं। तो ये मुख्यतः इतने बिंदु थे जिन पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस है। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, जबकि अम्बेडकर ने कई बार फेडरेशन ऑफ स्टेट भी इसको उच्चारण में लिया है, बोला है, ठीक है। बट हमारा इंडिया एक फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट उन्होंने ये भी बोला कि इंडियन फेडरेशन एक ऐसा फेडरेशन नहीं है जो कि एग्रीमेंट की तरीके से काम करे जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। बट कुछ मामले में इंडिया यूनियन है, कुछ मामले में इंडिया फेडरल है, इसलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काजी फेडरल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके फीचर्स देखेंगे, फेडरल फीचर्स क्या क्या हैं और उसे क्या बोलते हैं आपके जो यूनिटरी फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो फेडरल फीचर, सबसे पहला फीचर है डुअल पॉलिटी। हमारे यहाँ पे डुअल पॉलिटी है, ठीक है। ये एक फेडरल फीचर होता है, सेंटर की अलग गवर्नमेंट चलती है, स्टेट की अलग गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। ये एक फेडरल फीचर है। दूसरा आपका आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट में डिवाइडेड थे, 8 शेड्यूल थे। अभी जो है वो 490 के आसपास आई थिंक आर्टिकल्स हैं। ये 2019 का डेटा है, अभी और बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो 470 प्लस आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट में डिवाइडेड है और 12 शेड्यूल में डिवाइडेड है। इट स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर। ये इसमें सेंट्रल और स्टेट के लिए, दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये भी एक फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है। डिवीज़न ऑफ पावर, हमने पावर डिवाइड कर रखी है लिस्ट के तहत, ठीक है। हमारे पास यूनियन लिस्ट है जिसमें कि 98 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 97 थे, एक हटा दिया गया है। हमारे पास स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट है जिसमें 59 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली इसमें 66 थे। ऐसे ही हमारे पास कंकरेंट लिस्ट है जिसमें 52 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली इसमें 47 थे। तो सबके अपने अपने काम भी डिवाइडेड हैं, ठीक है। इसको डिवीजन ऑफ पावर में हम देख सकते हैं। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इतना आसान भी नहीं है अमेंड करना। पहले आपको लोकसभा में बिल पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में पास करना पड़ेगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं, उसके बाद कोई अमेंडमेंट पूरा होता है। तो फिर इतना आसान भी नहीं है। और अगर स्टेट का से क्या बोलते हैं, स्टेट से रिलेटेड कुछ है तो 50% उनकी भी बहुमत चाहिए होती है हमें, स्टेट स्पेशल मेजोरिटी के साथ। तो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मेजोरिटी के साथ अप्रूवल चाहिए होता है स्टेट का कुछ भी अमेंड करने के लिए। तो इतना मतलब आसान भी नहीं है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, हम एक तरीके से कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है वो पूर्णतः इंडिपेंडेंट है, ये भी एक फीचर है, ठीक है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है,
और बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म का मतलब है दो सदन है हमारे पास, ठीक है। एक तो हमारा राज्यसभा है जिसको हाउस ऑफ एल्डर्स यूएसए में यूके में बोला जाता था, और हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको लोकसभा इंडिया में बोलते हैं। हमने वेस्टमिंस्टर से कॉपी किया था बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेस्टमिंस्टर मॉडल जहाँ पे यूके की पार्लियामेंट है, लंदन की इंग्लैंड की पार्लियामेंट है। बेसिकली इंग्लैंड को मदर ऑफ पार्लियामेंट भी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ भी दो सदन है, अपर हाउस राज्यसभा है, लोअर हाउस लोकसभा है। तो हमारे यहाँ पे भी बाइकैमरलिज्म है, ठीक है। यूनिटरी फीचर अब हम देखते हैं कि क्या क्या जो फीचर हैं वो यूनिटरी कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, ठीक है, कि ये किस तरीके से यूनिटरी ढांचा है। स्ट्रॉन्ग सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है अगर हम देखा जाए कंपेयर टू उसे क्या बोलते हैं, स्टेट के सेंटर के यूनियन लिस्ट के पास सब्जेक्ट भी ज़्यादा हैं। और दूसरी बात यह है जो हमारे पास कंकरेंट लिस्ट है उसमें भी सेंटर ओवर रूल कर सकता है, ठीक है, कोई सा भी कानून बना के। स्टेट नॉट इनडिस्ट्रिक्टेबल, अनलाइक द इन फेडरेशन द स्टेट इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के राइट्स हैं वो स्टेट के पास नहीं है, वो सेंट्रल के पास है, कि किसका कौन सा भाग कितनी दूर तक कौन सा स्टेट फैला हुआ है, ये सब डिसाइड करने का, स्टेट की बाउंड्री डिसाइड करने का जो काम है वो सेंट्रल ही करता है, ठीक है। अगला है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, ये भी एक यूनिटरी फीचर है कि उसे क्या बोलते हैं, स्टेट और उसके सेंट्रल का सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर का पहले खुद से कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन अब ये भी हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। ये पुराना एडिशन है इसलिए ये दिख रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा फ्लेक्सिबल है, इसमें अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, और एक ये भी है कि स्टेट रिप्रेजेंटेशन में सबकी इक्वालिटी नहीं है, कहीं ये पॉपुलेशन के बेस पे हमने लिया है, जबकि इस यूएसए में हर एक स्टेट के पास 2 सीट है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने दे रखे हैं जो कि सेंटर बेस्ड इमरजेंसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगाती है। सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, स्टेट की, राज्य की खुद की कोई नागरिकता नहीं है, हमारे पास यूनियन की ही नागरिकता होती है। यूएसए में क्या होता है, वहाँ पे 2 तरीके की नागरिकता है, आपकी यूएस की अलग नागरिकता होगी, और सपोज आप कैलिफोर्निया में रहते हो तो, या फ्लोरिडा में रहते हो तो वहाँ की, या मिशिगन में रहते हो, मिशिगन की अलग से नागरिकता है, और प्लस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अलग से नागरिकता है। लेकिन यहाँ पे आप अगर उत्तर प्रदेश के वासी हो तो चाहे आप बिहार के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे दिल्ली के हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ये नहीं है कि आप दिल्ली के निवासी अलग से हो या यूपी के निवासी अलग से हो और हिंदुस्तान के निवासी अलग से हो। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है। अगला है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जो हमारी जुडिशरी है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे यूएसए में क्या है, हर एक स्टेट का अपना खुद का एक सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और हर एक स्टेट किसी न किसी हाई कोर्ट के अंडर आता है। हमारे देश में हर एक स्टेट के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन हर एक स्टेट किसी न किसी हाई कोर्ट के अंडर में आता है। तो और हाई कोर्ट के ऊपर रूल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एक सिंगल कोर्ट है जो कि पूरे जुडिशरी के मामले में सुप्रीम है पूरी कंट्री में, ठीक है। इसमें जैसे यूएसए में क्या है, यूएसए का फेडरेशन हर एक स्टेट में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करता है, लेकिन हमारे यहाँ का जो यूनियन है, ये एक यूनियन स्ट्रक्चर है कि एक ही सुप्रीम कोर्ट है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये जो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ऑल इंडिया 3 सर्विसेज हैं, ये भी एक यूनिटरी स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करती हैं कि ये काम तो स्टेट में जाकर करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सेंट्रल को करते हैं, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, हमारे पास ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी एक इंटीग्रेटेड पोस्ट है। इंटीग्रेटेड होते हैं स्टेट और सेंटर में, दोनों के बीच में। कोई स्टेट का ऑडिटर जनरल नहीं होता, सेंट्रल के ही ऑडिटर जनरल जो हैं वो ही ऑडिट करते हैं स्टेट की मशीनरी को भी। पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसमें भी अथॉरिटी, अगर कंकरेंट लिस्ट पे कोई बिल की बात करें, हम कोई अमेंडमेंट की बात करें भी, तो वहाँ पे भी सेंट्रल की ही चलती है, स्टेट को सेंटर ओवर रूल कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ये भी एक यूनिटरी फीचर है कि गवर्नर का भी अपॉइंटमेंट, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको, जिसको हम गवर्नर बोलते हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये और इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है, चाहे स्टेट के इलेक्शन हो चाहे सेंट्रल के इलेक्शन हो, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। हालांकि जो उसे क्या बोलते हैं, यूएस है, यूएस में अलग अलग स्टेट के अलग अलग इलेक्शन कमीशन हैं स्टेट लेवल पे, लेकिन
जितने कंप्लीट फेडरल कंट्री हैं वहाँ पे अलग अलग होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वही डिसाइड करता है कि राज्य सरकार के इलेक्शन कैसे होंगे और केंद्र सरकार के इलेक्शन कैसे होंगे। हाँ, राज्य के अंदर जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी वाला कंसेप्ट डाला गया, पंचायती इलेक्शन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के इलेक्शंस जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन इलेक्शन है आपके स्टेट लेजिस्लेचर के और सेंट्रल लोकसभा के, वो इलेक्शन आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखता है। वीटो ओवर स्टेट बिल, कोई स्टेट बिल है उस पर या वीटो पावर है गवर्नर के पास और सेंट्रल के पास, ठीक है। तो ये जो फीचर्स थे ये मोस्ट कॉमन फीचर थे हमारे सिस्टम के यूनिटरी होने के। तो देखिए हमारा जो संविधान है वो एक तरीके से काजी फेडरल है। केसी वियरे करके एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काजी फेडरल है। काजी का मतलब होता है आधा, मतलब लगभग फेडरल है, पूरी तरीके से हम फेडरल भी नहीं कह सकते इसको। जबकि जबकि के संथानाम एक हुए, के संथानाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ये भी एक तरीके से। तो इन्होंने 2 फैक्टर्स बताए जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं यूनिटरी बायस, मतलब केंद्रीय पक्षपात करते हैं। 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पहला है डोमिनेंस ऑफ द सेंटर इन द फाइनेंशियल वेयर द स्पेयर डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट अपॉन द सेंट्रल ग्रांट्स। जो हमारी स्टेट हैं वो फाइनेंशियल मैटर में सेंट्रल ग्रांट पे ही डिपेंड रहती हैं। ये भी यूनियन को एक स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। द एमर्जेंस ऑफ द पावरफुल एस्टॉयल प्लानिंग कमीशन विच कंट्रोल द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द स्टेट। जो उस टाइम पे डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जो कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया, ये भी ऑलमोस्ट सेंट्रल के कंट्रोल में था। लेकिन अभी एनडीए गवर्नमेंट ने जो नीति आयोग बनाया है उसमें स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से काजी फेडरल है, फेडरल भी है, यूनियन भी है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। 15 मिनट में मैंने आपका ये पूरा कंप्लीट चैप्टर ख़त्म कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस चैप्टर से। जय हिंद।